देखिए संक्रमण धातु आयनों के रंग, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे जो संक्रमण धातु आयन होते हैं उनके रंग के बारे में। तो देखिए बच्चों, संक्रमण धातुओं के वे आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे रंगीन होते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि संक्रमण धातुओं के वे आयन जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। आगे देखिए, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी या एस उपकोष में पाए जाते हैं। आयनों का यह रंग जलीय विलयन या ठोस अवस्था में होता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि भाई आयनों का जो रंग होता है वो या तो जलीय विलयन में होता है या ठोस अवस्था में होता है। क्लियर है। और देखिए यहाँ H2O का अणु लिगेंड का कार्य करता है। और देखिए अगर हम जलीय विलयन की बात करें तो वहां पे क्या होता है, जो जल का अणु है H2O का जो अणु होता है वो लिगेंड की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए वे आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वे रंगहीन होते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे आयन जिनमें कि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, तो वो कैसे होंगे, रंगहीन होते हैं। इन आयनों में अक्रिय गैस विन्यास, देखिए समझिएगा भाई, इन आयनों में क्या होता है, या तो अक्रिय गैस विन्यास NS2NP6 या आभासी अक्रिय गैस विन्यास NS2NP6ND10 होता है। ठीक है। और देखिए आयनों के रंग की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। अब देखिए बच्चों, जो आयनों के रंग होते हैं उनकी व्याख्या हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए लिगेंड के प्रभाव में धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान यानी संभ्रंश नहीं रहती है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, भाई लिगेंड के प्रभाव में क्या होता है, जो धातु आयन के पांचों डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान नहीं रहती है, यानी वो अब संभ्रंश कक्षक नहीं रहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस चीज को एक बार समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जो डी कक्षक होते हैं, देखिए आप लोग ये पढ़ के आए हुए हैं 11वीं क्लास में कि जो डी कक्षक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए समझिएगा, dx2y2, dz2, ठीक है, dxy, dyz और dxz। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। भाई जो डी कक्षक होते हैं तो डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, dx2y2, dz2, dxy, dyz और dxz। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों कक्षकों को मिलाकर यानी dx2y2 और dz2 को मिलाकर कहा जाता है Eg। क्या कहते हैं, Eg। और देखिए इन तीनों को, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, dxy, dyz और dxz इनको मिलाकर कहा जाता है T2G। ठीक है, यानी ये 2 कक्षक तो कहलाते हैं Eg और ये 3 कहलाते हैं T2G। क्लियर है। और देखिए बच्चों, जब धातु आयन के पास में कोई भी लिगेंड नहीं होता है तो इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। देखिए समझने की कोशिश करिए। भाई जो ये 5 डी कक्षक होते हैं, देखिए जो 5 डी कक्षक होते हैं, इन पांचों डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। कब होती है, जब धातु आयन के पास में कोई भी लिगेंड नहीं होता है। और इन कक्षकों को कहा जाता है संभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं, संभ्रंश कक्षक कहा जाता है, क्योंकि पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। लेकिन देखिए जैसे ही धातु आयन के पास में कोई लिगेंड आता है तो लिगेंड के आने से क्या होता है, इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, अब समान नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो पांचों डी कक्षक होते हैं वो अब टूट जाते हैं, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, इनका विपाटन हो जाता है। क्लियर है। यानी ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि संभ्रंश कक्षक क्या होते हैं। तो देखिए जिसमें पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है इसे कहा जाता है संभ्रंश कक्षक। और जैसे ही धातु आयन के पास में लिगेंड आते हैं, इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान नहीं होती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी अब ये संभ्रंश कक्षक नहीं रहते हैं। क्लियर है। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। आगे देखिए, वापस पढ़ लेते हैं। लिगेंड के प्रभाव में धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रहती है तथा इनकी ऊर्जा में परिवर्तन होकर, देखिए समझिएगा भाई, इनकी ऊर्जा में परिवर्तन होकर ये T2G तथा Eg कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना यहाँ पे कि होता क्या है, भाई इनकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है और ये टूट जाते हैं, T2G और Eg में टूट जाते हैं, जिनमें से कुछ की ऊर्जा हो जाती है ज़्यादा और कुछ कक्षकों की ऊर्जा हो जाती है कम।
और देखिए अगर यहाँ पे हम लोग अष्टफलकीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए बच्चों अष्टफलकीय क्षेत्र में क्या होता है, जब इन पांचों डी कक्षकों के पास में, यानी जो ये डी कक्षक है किसी भी धातु आयन के, इनके पास में जब कोई भी लिगेंड आता है तो क्या होते हैं, ये डी कक्षक स्प्लिट हो जाते हैं, इनका विपाटन हो जाता है। और जो ईजी कक्षक है, देखिए समझना, ईजी कक्षक की ऊर्जा तो हो जाती है ज्यादा और T2G कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग, या इसे विपाटन कहा जाता है। और ये विपाटन कब होता है, जब किसी भी धातु आयन के पास में कोई भी लिगेंड आता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो देखा आपने भाई अब क्या हो गया, जो पांचों डी कक्षक जो समभ्रंश कक्षक थे उनकी समभ्रंशता समाप्त हो गई है, उनकी ऊर्जा अलग अलग हो गई है और वो अलग अलग ऊर्जाओं में क्या हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं, विपाटित हो गए हैं। क्लियर है, आगे देखिए T2G कक्षकों की ऊर्जा सामान्यतः EG कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। देखिए बच्चों ये T2G है, देखिए यहाँ T2G लिखा हुआ है। देखिए बच्चों T2G कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो सामान्यतः EG कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। तो देखिए बच्चों ये जो दो कक्षक है, ये जो दो डी कक्षक है, ये तो दोनों है EG। EG का मतलब है ये है dx²y² और ये वाला है dz²। क्लियर है, और जो ये निम्न ऊर्जा के जो कक्षक है ये तीन, ये क्या है, T2G है, यानी dxy, dyz और dxz। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकी समभ्रंशता समाप्त हो गई और T2G कक्षकों की ऊर्जा तो हो गई कम और EG कक्षकों की ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्लियर है, आगे देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों में जब इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन T2G कक्षकों से EG कक्षकों में होता है तो इसे DD संक्रमण कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त आयन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही उसे ऊर्जा मिलती है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो जाता है और अब इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ चल जाता है, EG में चला जाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये हो गए हमारे डी कक्षक, ठीक है, समभ्रंश डी कक्षक हो गए। जैसे इनके पास में कोई लिगेंड आया ये टूट गए, इनकी स्प्लिटिंग हो गई EG और T2G में। देखिए ये तो है EG कक्षक और ये है हमारे T2G कक्षक। ठीक है, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे इसमें क्या है, इस धातु आयन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये T2G में। तो देखिए बच्चों इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा प्राप्त होती है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही इसे ऊर्जा प्राप्त होती है ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा और ये उत्तेजित होकर कहां चल जाएगा, EG में चला जाएगा। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहां चल जाएगा, इस EG कक्षक में चला जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए, और इसे कहते हैं DD संक्रमण। और देखिए बच्चों T2G से EG में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उत्तेजित होके, इसे कहा जाता है DD संक्रमण। क्या कहते हैं, DD संक्रमण। यानी एक डी कक्षक से, या हम ये कह सकते हैं कि निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे संक्रमण हो रहा है, इसे ही DD संक्रमण कहा जाता है। क्लियर है, आगे देखिए, तथा इसके लिए आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। देखिए जो समझने की कोशिश करना कि भाई DD संक्रमण के लिए जो आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा है, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है, यानी जो उत्तेजन ऊर्जा है उसका मान किस पे निर्भर करता है, अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। या हम ये कह सकते हैं कि आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। ठीक है, आगे देखिए, सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य क्षेत्र में स्थित होती है तथा प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। देखिए मुझे समझने की कोशिश करिए कि ये जो आवृत्ति होती है, यानी उत्तेजन ऊर्जा के लिए जो आवृत्ति होती है, कहने का मतलब है कि जो उत्तेजन ऊर्जा का जो मान है वो प्रकाश से प्राप्त होता है और प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो दृश्य क्षेत्र में स्थित होती है। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का क्या होता है, पूरक रंग होता है। तो देखिए बच्चों एक बार समझ लीजिए होता क्या है। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, भाई मान लीजिए ये धातु आयन के पास में क्या है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो अयुग्मित
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसे जैसे ही ऊर्जा मिलेगी ये एक्साइटेड होके यानी उत्तेजित होके कहाँ चल जाएगा, ये चला जाएगा Eg में। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से ये उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में चला जाएगा। और देखिए जो ये अवस्था होती है, जो ये उत्तेजित अवस्था होती है, ये अस्थायी होती है। ठीक है, कैसी अवस्था होती है, अस्थायी, यानी इलेक्ट्रॉन में से जो उत्तेजित होकर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए भाई यहाँ पे होता क्या है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ भाई ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, देखिए समझिएगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया Eg में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन T2G में था ये उत्तेजित होकर कहाँ आ गया, Eg में हो गया। अब देखिए ये अस्थायी अवस्था होती है, यानी क्या होगा भाई, इस इलेक्ट्रॉन में से, देखिए समझने की कोशिश करना, इस इलेक्ट्रॉन में से कुछ ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से ऊर्जा का ह्रास होगा और दोबारा ये इलेक्ट्रॉन अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पे गया, ये अस्थायी अवस्था से जब दोबारा अपनी अवस्था में आता है तो यहाँ से क्या होता है, कुछ ऊर्जा निकलती है। क्लियर है, यानी उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है, और ये जो ऊर्जा निकलती है ये जिस आवृत्ति की होती है वही रंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और देखिए जो रंग हमें दिखाई देता है वो प्रेक्षित रंग होता है। और देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना कि जो प्रेक्षित रंग होता है, यानी हमें जो रंग हमारे पदार्थ का दिखाई देता है वो अवशोषित प्रकाश का क्या होता है, पूरक होता है। यानी जो एब्जॉर्ब्ड लाइट होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, या हम बोल सकते हैं पूरक रंग ही हमें क्या होता है, प्रेक्षित रंग के रूप में दिखाई देता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, जो अवशोषित प्रकाश होता है उसकी आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः लिगेंड में परिवर्तन होने पर भी रंग में परिवर्तन हो जाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि अगर लिगेंड में परिवर्तन हो जाता है तो रंग भी बदल जाता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होने पर भी आयनों का रंग बदल जाता है। और ध्यान दीजिए भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर परिवर्तन आ जाता है तो भी क्या हो जाता है, आयनों के रंग में परिवर्तन आ जाता है। क्लियर है, आगे देखिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी के विभिन्न जल योजित आयनों के रंग निम्न प्रकार होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के विभिन्न जल योजित आयनों, देखिए ध्यान दीजिएगा, जल योजित आयनों के रंग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों इस सारणी को ध्यान से देखिए, देखिए देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे तो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमें क्या दी गई है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आयन, और ये हमें क्या दिया हुआ है, रंग। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, या तो 3d 0 या 3d 10। क्लियर है, और देखिए इसके लिए आयन देखिए, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+ और जिंक 2+, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। और उस परिस्थिति में क्या होगा, वो रंगहीन होगा, यानी जो हमारा आयन है वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। क्लियर है, आगे देखिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 3d1 भी हो सकता है या 3d9 भी हो सकता है। देखिए 3d1 का एक उदाहरण तो है Ti3+, और दूसरा उदाहरण है V4+, यानी वैनेडियम 4+। ठीक है, और रंग देखिए इसका होता है नील लोहित, और V4+ का होता है नीला। क्लियर है, आगे देखिए। अगर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो 3d2 हो सकता है या 3d8। और देखिए इसमें आयन देखिए, वैनेडियम 3+, निकिल +2, और रंग हरा। ऐसे देखिए अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 भी हो सकता है, 3d3 भी हो सकता है। और उदाहरण देखिए 3d7 का कोबाल्ट 2+, और 3d3 का देखिए वैनेडियम 2+, और कलर देखिए गुलाबी और बैंगनी। क्लियर है, आगे देखिए। ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो एक विन्यास 3d3 हो सकता है, जिसका उदाहरण है क्रोमियम 3+ रंग होता है बैंगनी। इसी तरीके से देखिए, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है 3d4, 3d6 या 3d4। और देखिए आयन, देखिए Mn3+, Fe2+, और इसका उदाहरण है Cr2+। और कलर देखिए बैंगनी, हरा, नीला। और इसी तरीके से देखिए, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तो देखिए 3d5, भाई इसके 3d5 हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आयन देखिए Mn2+ और Fe3+। और देखिए रंग इसका गुलाबी और इसका पीला। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपको रंग समझ में आए होंगे कि किस तरीके से संक्रमण धातु आयनों के रंग होते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए संकुल यौगिकों का बनना। देखिए बच्चों, वे यौगिक जिनमें धातु आयन लिगेंडो, देखिए लिगेंड क्या होते हैं, ऋणायन या उदासीन अणु होते हैं। तो देखिए बच्चों, वे यौगिक जिनमें धातु आयन लिगेंडो की निश्चित संख्या से उप से संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संकुल यौगिक कहते हैं। और उदाहरण देखिए Fe और ब्रैकेट में देखिए Cn, और Cn के बाहर ब्रैकेट में 6, और इस पूरे पे आवेश है 3-। ऐसे देखिए Fe ब्रैकेट में है Cn और ये 6, और देखिए इसके इस पूरे पर आवेश कितना है 4-। ऐसे देखिए PtCl4 और इस पूरे पे आवेश 2-, तथा Cu ब्रैकेट में है NH3, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ 4 और इस पूरे पे आवेश है 2+। तो ये हमारे संकुल यौगिकों के क्या हो गए, उदाहरण। ठीक है, आगे देखिए, ये संकुल आयन स्थायी होते हैं तथा विलयन में धातु आयन एवं लिगेंडों में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संक्रमण तत्व तथा उनके आयनों में अनेक संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, जो ध्यान दीजिएगा भाई, जो संक्रमण तत्व होते हैं या उनके आयन होते हैं, उनमें अनेक प्रकार के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि देखिए कारण देखिए, क्योंकि इन आयनों का आकार छोटा होता है तथा इन पर उच्च आयनिक आवेश पाया जाता है, जिसके कारण इनमें लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है तथा इनमें रिक्त N-1d, NS तथा NP कक्षक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इसका क्या है, कारण है। और देखिए, जो ये कक्षक हमें प्राप्त होते हैं, यानी ये जो कक्षक उपलब्ध होते हैं, इनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि जो संक्रमण तत्व या जो उनके आयन होते हैं, उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि पहला कारण है कि इनके आयनों का आकार छोटा होता है। दूसरा देखिए, इन पर उच्च आयनिक आवेश पाया जाता है। और तीसरा देखिए, इनमें रिक्त N-1d, NS तथा NP कक्षक आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, आया ये कंसेप्ट समझ में। आगे देखिए, अतः इनमें उचित प्रकार का संकरण भी संभव है। आगे देखिए, संक्रमण तत्वों में एक ही तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, अतः एक ही तत्व बहुत से संकुल यौगिक बनाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए उत्प्रेरकीय गुण। देखिए बच्चों, अब हम इनके उत्प्रेरकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, संक्रमण धातु तथा इनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एवं रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, अतः ये आसानी से मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए भाई, जो संक्रमण धातु और इनके जो यौगिक होते हैं वो बहुत ही अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्योंकि पहला कारण है इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। दूसरा देखिए, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और तीसरा, इनमें रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। और देखिए, इसी कारण से ये आसानी से मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण देखिए, पहला देखिए V2O5। ठीक है, संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 बनाने में। तो देखिए बच्चों, ये हमारा उत्प्रेरक है V2O5। दूसरा देखिए, आयरन होबर विधि से अमोनिया बनाने में। और तीसरा देखिए, निकिल उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाने में। और वनस्पति घी कैसा होता है, संतृप्त यौगिक होता है। तो देखिए, ये तीनों हमारे उत्प्रेरक के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। क्लियर है। आगे
उत्प्रेरण की क्रियाविधि, देखिए बच्चों समझिएगा। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच बंध बनते हैं। इन बंधों को बनाने के लिए संक्रमण तत्वों में 3D एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग होता है, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, इससे अभिकारक के अणुओं में उपस्थित बंध कमजोर हो जाते हैं। देखिए समझिएगा भाई, इससे होता क्या है, जो अभिकारक के अणुओं में जो बंध होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं तथा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। और देखिए बच्चों, हम लोग ये पढ़ के भी आए हुए हैं कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रिय ऊर्जा होती है उसके मान को कम कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, Fe3+ उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयोडाइड आयन I- तथा पर सल्फेट आयन S2O8-2 के मध्य अभिक्रिया की उत्प्रेरकीय क्रियाविधि निम्न प्रकार होती है। तो देखिए समझ लीजिए, देखिए जिसमें संक्रमण तत्वों के परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के गुण का उपयोग हो रहा है। तो देखिए अभिक्रिया को समझ लीजिए कैसे अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, 2I- प्लस S2O8 इनके बीच में अभिक्रिया होगी, ये I2 आयोडीन बन गई और देखिए दो अणु बन गए SO4 के, ये सल्फेट आयन बन गए। ठीक है, और क्रियाविधि देखिए, पहले Fe3+ और 2I- इनके बीच में देखिए अभिक्रिया होती है और ये बन जाता है, जो Fe3+ है ये बदल जाता है Fe2+ में और ये बन गई आयोडीन। क्लियर है। अब ये जो Fe2+ है ये अभिक्रिया करता है S2O8 से और ये बन गया 2Fe3+ और देखिए 2SO4 ठीक है। तो आपने क्या देखा, देखिए बच्चों यहाँ पे जो Fe3+ है ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है और देखिए ये उत्प्रेरक लास्ट में ऐसे के ऐसे बच जाता है, यानी उत्प्रेरक में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आता है और इस अभिक्रिया से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए अंतराकाशी यौगिकों का बनना। देखिए बच्चों, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टलों में परमाणुओं के निबिड़ संकुलित यानी क्लोज पैक्ड होने के बाद भी उनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो संक्रमण धातुओं के जो क्रिस्टल होते हैं तो उनके क्रिस्टलों में क्लोज पैकिंग होने के बाद भी कुछ स्पेस रह जाता है या कुछ छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, अंतराकाश। आगे देखिए, जिनमें छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन तथा नाइट्रोजन आदि आ जाते हैं तो इन यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये स्थान होता है ना, रिक्त स्थान, उनमें छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये आ जाते हैं वहां पे, तो इन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक। क्लियर है। आगे देखिए, अंतराकाशी यौगिकों के मुख्य गुण निम्नलिखित है और देखिए बच्चों अब हम इनके मुख्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला देखिए, इन यौगिकों का संगठन अधातु तथा धातु परमाणु के त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा देखिए, अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, इन यौगिकों का जो संगठन होता है वो अधातु तथा धातु परमाणु के त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है। दूसरा देखिए, जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक शुद्ध धातुओं से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। आगे देखिए, तीसरा गुण देखिए, ये बहुत कठोर होते हैं तथा कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे के समान होती है। आगे देखिए, चौथा गुण देखिए, इन यौगिकों की धात्विक चालकता धातुओं के समान ही होती है। पांचवा देखिए, अंतराकाशी यौगिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। देखिए बच्चों, अगर रासायनिक रूप से बात की जाए तो अंतराकाशी यौगिक कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। छठा गुण देखिए, अंतराकाशी यौगिक सामान्यतः एरस समीकरण मितीय होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलें आगे, चलिए
सातवां गुण देखिए, अंतराकाशीय यौगिकों में न तो आयनिक गुण होता है न ही सहसंयोजी। आठवां देखिए, इन यौगिकों में धातुओं की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती। देखिए समझिएगा भाई, ये जो यौगिक होते हैं अंतराकाशीय यौगिक, इनमें धातुओं की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। और नवा देखिए, छोटे अधातु परमाणुओं के उपस्थित होने के कारण संक्रमण धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ लिए, अंतराकाशीय यौगिकों के गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया। चलें आगे, चलिए उदाहरण देखिए। अब देखिए हम इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए TiC, दूसरा देखिए TiH 1.7, VH 0.56, Mn4n, Fe3H आयरन व कार्बन से मिलकर बना स्टील तथा ढलवा लोहा, ये इनके क्या हो गए उदाहरण। क्लियर है? आगे अब देखिए मिश्र धातुओं का निर्माण। देखिए बच्चों, अब हम लोग मिश्र धातुओं के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, मिश्र धातुएं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिश्र धातुएं होती क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यह ठोस विलयन होता है तथा इसमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं के बीच अनियमित रूप से वितरित होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ये ठोस विलयन होता है। ठीक है, चलिए आगे। मिश्र धातु वे ही तत्व बनाते हैं जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में अंतर 15% से अधिक ना हो, अर्थात धात्विक त्रिज्याएं लगभग समान हो। ठीक है, संक्रमण तत्वों की त्रिज्याओं में समानता तथा इनके अभिलाक्षणिक गुणों के कारण ये आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं। देखिए बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है भाई, जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, उनकी त्रिज्याओं में लगभग समानता होती है और इस कारण से ये आसानी से क्या बना लेती है, मिश्र धातुएं बना लेती है। मिश्र धातु कठोर व मजबूत होते हैं तथा इनके गलनांक सामान्यतः क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आगे देखिए, फेरस मिश्र धातु सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए बच्चों, जो फेरस मिश्र धातु है वो सबसे अधिक प्रचलित मिश्र धातु होती है। क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम तथा मैग्नीज का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए, क्रोमियम है, वैनेडियम है, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, तो इनका उपयोग किस में किया जाता है, या तो स्टील के निर्माण में या स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संक्रमण धातुओं तथा असंक्रमण धातुओं से बने मिश्र धातुओं का औद्योगिक महत्व होता है। देखिए बच्चों, औद्योगिक रूप से मिश्र धातुएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उदाहरण देखिए, पीतल, देखिए पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। जर्मन सिल्वर देखिए कॉपर, जिंक, निकल से। और कांसा बनता है कॉपर और टिन से। ठीक है, तो ये हमारे तीनों उदाहरण हो गए, पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसा। ये तीनों ही क्या होती है, मिश्र धातुएं होती है। क्लियर है? तो आपको ये मिश्र धातुएं भी समझ में आई होगी। चलें आगे, चलिए अब देखिए बच्चों, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, धातुओं के ऑक्साइड तथा ऑक्सो ऋणायन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे धातुओं के ऑक्साइड के बारे में तथा उनके ऑक्सो ऋणायन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्साइड। देखिए बच्चों, उच्च ताप पर संक्रमण तत्वों तथा ऑक्सीजन की क्रिया से ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। सभी धातुएं MO प्रकार के ऑक्साइड बनाती है स्कैंडियम के अतिरिक्त। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, स्कैंडियम के अतिरिक्त जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं वो MO M का मतलब है मेटल धातु, MO प्रकार के ऑक्साइड बनाती है जो आयनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक होती है। आगे देखिए,
संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों में धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था इसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। देखिए बच्चों, हम लोग ये पढ़ के भी आए हुए हैं इस पॉइंट को। भाई संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों में जो धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो इसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। लेकिन वर्ग 7 के पश्चात, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्ग 7 के पश्चात Fe2O3 जिसमें आयरन +3 अवस्था में है, इससे उच्च ऑक्साइड नहीं बनता है। आगे देखिए, इन धातु ऑक्साइडों में धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने पर इनके आयनिक गुण में कमी होती है, अर्थात सहसंयोजी गुण बढ़ता है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई क्या है कि जो ये धातु ऑक्साइड होते हैं, इन धातु ऑक्साइड में धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने पर, देखिए समझिएगा, भाई धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने पर इनके आयनिक गुण में कमी आती जाती है, यानी सहसंयोजी गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, देखिए आगे, जैसे देखिए मैग्नीज का ऑक्साइड Mn2O7 सहसंयोजी होता है। देखिए जो मैग्नीज का ऑक्साइड है ना Mn2O7, ये कैसा होता है? सहसंयोजी होता है। और देखिए इसी कारण CrO3 तथा V2O5 के गलनांक कम होते हैं, क्योंकि ये भी सहसंयोजी होते हैं तथा सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक कम होते हैं। आगे देखिए, धातु की ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण भी बढ़ता है। देखिए बच्चों, धातु की जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा? ऑक्साइडों का अम्लीय गुण भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? आगे अब देखिए, इसी कारण Mn2O7 की H2O से क्रिया द्वारा परमैग्निक अम्ल यानी HMnO4 और देखिए CrO3 से H2CrO4 यानी क्रोमियम अम्ल वे H2Cr2O7 बनते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है भाई, Mn2O7 की जब जल से क्रिया करवाई जाती है तो बनता है परमैग्निक अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से देखिए CrO3, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर जल से करवाई जाती है तो बनता है H2CrO4 और H2Cr2O7। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्साइडों में V2O3 क्षारीय, V2O4 अल्प क्षारीय तथा V2O5 उभयधर्मी यानी मुख्यतः अम्लीय होता है। तो देखो, जो ध्यान दीजिए भाई, वैनेडियम के ये 3 ऑक्साइड है, V2O3, V2O4 और V2O5। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए, ये होता है क्षारीय, ये होता है अल्प क्षारीय और ये है उभयधर्मी यानी मुख्यतः अम्लीय होता है। और देखिए इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वैनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3, यहाँ +4 और यहाँ पे +5। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार CrO क्षारीय है जबकि Cr2O3 उभयधर्मी होता है। और देखिए बच्चों, इसी तरीके से देखिए क्रोमियम के ऑक्साइड की बात करें तो CrO कैसा होता है? क्षारीय होता है, जबकि Cr2O3 क्या होता है? उभयधर्मी होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है। देखिए हमने पढ़ा है ना कि जैसे जैसे धातु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है ऑक्साइडों का अम्लीय गुण भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इनको उदाहरणों को आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें देखिए क्या हो रहा है? वैनेडियम का ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, यहाँ पे +3, यहाँ +4, यहाँ +5। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इनका क्षारीय गुण कम हो रहा है, अम्लीय गुण बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए ऑक्सो ऋणायन। देखिए बच्चों, अब हम ऑक्सो ऋणायन के बारे में बात करेंगे। देखिए संक्रमण धातुओं के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड अम्लों तथा क्षारों से क्रिया करके ऑक्सो लवण बनाते हैं। तो देखिए संक्रमण धातुओं के जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लों या क्षारों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्सो लवण। तो देखिए बच्चों, VO2 प्लस, VO2 प्लस, VO4 3- तथा VO4 प्लस में वैनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +5, +4, +5 व +5 है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, इसमें वैनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +5, इसमें क्या है? +4, इसमें भी +5 और इसमें भी क्या है? +5। ठीक है, तथा TiO2 प्लस में टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। देखिए इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +4। ठीक है, आगे देखिए,
VO4 3 माइनस तथा VO2 प्लस V2O5 की क्षार से क्रिया द्वारा बनते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, भाई जो V2O5 है, ठीक है, V2O5 की अभिक्रिया जब क्षार के साथ करवाई जाती है, यानी क्षार के साथ जब इसकी क्रिया करवाई जाती है तो बनते हैं VO4 3 माइनस और VO2 प्लस, ठीक है, यानी इन लवणों का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखिए, जबकि VO4 प्लस इसकी अम्ल से क्रिया द्वारा बनता है। और देखिए V2O5 की क्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, VO4 प्लस ये बनता है, यानी ये धनायन बनता है। क्लियर है। आगे देखिए, इससे यह सिद्ध होता है कि V2O5 उभयधर्मी होता है। तो देखिए बच्चों, इससे हमें क्या पता लगा कि V2O5 क्या होता है, उभयधर्मी होता है, यानी ये क्षार से भी क्रिया कर लेता है और अम्ल से भी क्रिया कर लेता है। और क्षार से क्रिया करता है तो देखिए ये आयन बनते हैं, देखिए ये दोनों आयन बनते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, VO4 3 माइनस तथा VO2 प्लस बनते हैं, जबकि जब ये अम्ल से क्रिया करता है तो बनता है VO4 प्लस। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए बच्चों, अब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का अध्ययन करेंगे, जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। और देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बनाने की विधि। देखिए बच्चों, K2Cr2O7 को क्रोमाइट अयस्क यानी FeCr2O4 से बनाया जाता है। तो इसको किससे बनाया जाता है, क्रोमाइट से। क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 बनाने में निम्नलिखित पद प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पद देखिए, पहले क्रोमाइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है तो क्रोमेट प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो क्रोमाइट अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करते हैं, फ्यूज्ड करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्रोमेट। और कौन सा क्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट। तो देखिए इस अभिक्रिया को देखिए कैसे अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, क्रोमाइट अयस्क है 4FeCr2O4। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हो रही है Na2CO3 के साथ में, 8 अणु है इसके, और किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में 7O2। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये देखिए हमें 8 अणु प्राप्त हो गए सोडियम क्रोमेट के, और साथ में देखिए Fe2O3, और ये 8 अणु किसके बन गए, CO2 के। क्लियर है, यानी सबसे पहले क्या बना, हमें ये सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ, हो गया सोडियम क्रोमेट प्राप्त। आगे देखिए दूसरी स्टेप देखिए, Na2Cr2O4 के विलयन को छानकर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय कर लिया जाता है। अब देखिए तो समझने की कोशिश करना, भाई जो हमें ये सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ है, इस सोडियम क्रोमेट के विलयन को छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसको क्या करते हैं, अम्लीय करते हैं, जिससे सोडियम डाइक्रोमेट को क्रिस्टलित कर लेते हैं। तो देखिए इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को देखिए, तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, जो हमारा सोडियम क्रोमेट था, देखिए बच्चों जो हमें ये सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ था, ये जो सोडियम क्रोमेट होता है ये पीला विलयन होता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसको अम्लीय किया, तो देखिए क्या होगा, H+ के साथ ये अभिक्रिया करेगा और हमें नारंगी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होंगे सोडियम डाइक्रोमेट के। देखिए ये सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7, और ये बन गया 2Na+ और जल का अणु। ठीक है, आगे देखिए तीसरा स्टेप देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में। देखिए बच्चों जो हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है, अरे भाई ये जो हमें सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है ना, नारंगी रंग के क्रिस्टल, तो देखिए इसके विलयन में KCl डालने पर K2Cr2O7 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि Na2Cr2O7 की विलेयता K2Cr2O7 से अधिक होती है। और देखिए अभिक्रिया देखिए, देखिए बच्चों ये सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7, इसकी अभिक्रिया KCl के साथ करवा रहे हैं, ये बन गया K2Cr2O7 और 2NaCl। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। और देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल विलयन से क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं।
ठीक है, तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन होता है जो कि विलयन की H+ सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में क्रोमेट आयन, देखिए बच्चों समझिएगा भाई, अम्लीय माध्यम में क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन यानी जो CrO4 है वो Cr2O7 में, देखिए वापस समझिएगा भाई, अम्लीय माध्यम में जो क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाता है तथा क्षारीय माध्यम में यह पुनः क्रोमेट आयन में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, CrO4 तथा Cr2O7 दोनों में ही क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया देख लीजिए इनकी, देखिए CrO4 यानी क्रोमेट आयन है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और ये बन गया डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 और देखिए जो ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 ये दोबारा क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो दोबारा क्रोमेट आयन CrO4 बन जाता है। क्लियर है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। चलें आगे, चलिए अब देखिए K2Cr2O7 के गुण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, यह जल में विलय नारंगी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक 671 केल्विन है। दूसरा देखिए, ताप का प्रभाव, K2Cr2O7 को उच्च ताप पर गर्म करने पर यह विघटित होकर पोटेशियम क्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड देता है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों, ताप का प्रभाव देखिए K2Cr2O7 है, गरम किया, ये बन गया पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 और ये बन गया Cr2O3 यानी क्रोमिक ऑक्साइड और देखिए ये ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा देखिए, सांद्र H2SO4 से क्रिया। देखिए बच्चों, K2Cr2O7 के ठंडे विलयन को सांद्र H2SO4 में मिलाया जाता है तो क्रोमिक एनहाइड्राइड बनता है। तो देखिए बच्चों, समझिए अभिक्रिया को, देखिए K2Cr2O7 इसमें हमने मिलाया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, ये क्या बन गया KHSO4 और साथ में देखिए CrO3 यानी क्रोमिक एनहाइड्राइड और जल का अणु। ठीक है, आगे अब देखिए चौथा, देखिए ऑक्सीकारक गुण। देखिए बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, इसमें क्रोमियम +6 क्रोमियम +3 में परिवर्तित होता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक होता है और अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया देखिए Cr2O7 यानी जो डाइक्रोमेट आयन है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा 14H+ और 6 इलेक्ट्रॉन से और ये बन गया 2Cr3+ और ये 7H2। क्लियर है, तो आपने देखा यहाँ पे कि भाई जो यहाँ पे क्रोमियम +6 है वो बदल गया क्रोमियम +3 में और इसके लिए देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान देखिए 1.33 वोल्ट होता है। क्लियर है, आगे अब देखिए क्रोमेट आयन यानी CrO4 तथा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 की संरचना। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी कभी ये संरचना पूछ ली जाती है। तो देखिए क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है जबकि डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी करते हैं। ठीक है, इनमें CrO-Cr बंद कोण का मान 126 डिग्री होता है। आगे देखिए CrO4 तथा Cr2O7 में क्रोमियम sp3 संकृत अवस्था में होता है और इसकी संरचनाएं निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की संरचना देख लीजिए। देखिए ये तो हो गया क्रोमेट आयन और ये हो गया डाइक्रोमेट आयन और देखिए यहाँ पे CrO-Cr इनके बीच का जो बंध है वो कितना होता है, 126 डिग्री होता है। क्लियर है, और ये देखिए हमारा क्या है, क्रोमेट आयन। और देखिए बच्चों, इन संरचनाओं को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश करना, अगर क्रोमेट आयन की बात करें तो इस संरचना को हम ऐसे भी बना सकते हैं, Cr डबल बॉन्ड O O- और O-। देखिए बच्चों, जो ये क्रोमेट आयन की जो ये संरचना है ना हमने बनाई है, ये वाली संरचना, इसे हम इस तरीके से भी बना के प्रदर्शित कर सकते
हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डाइक्रोमेट आयन की बात करें तो देखिए इस संरचना को हम कैसे बना सकते हैं, CrO Cr, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, यहाँ भी डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो देखिए बच्चों डाइक्रोमेट आयन की संरचना को हम इस तरीके से भी बना के प्रदर्शित कर सकते हैं। ये माइनस इस पे है, देखिए माइनस है इस ऑक्सीजन पे, तो इस तरीके से हम डाइक्रोमेट आयन की संरचना बना सकते हैं और इस तरीके से भी हम क्रोमेट आयन की संरचना को बना के आ सकते हैं। और देखिए ये होती है हमारे क्रोमेट आयन और ये होता है डाइक्रोमेट आयन। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए बच्चों अब हम पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बनाने की प्रयोगशाला विधि। पहला देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए MnO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित यानी फ्यूज्ड करते हैं। आगे देखिए, इससे गाढ़े हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 बनता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट बनाता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, देखिए बच्चों ये है MnO2, ठीक है, इसकी अभिक्रिया KOH यानी क्षार और O2 के साथ करवाएंगे, ये बन गया K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट बन गया और जल का अणु बन गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर MnO2 की अभिक्रिया, देखिए MnO2 की अभिक्रिया KOH और KNO3 के साथ करवाते हैं तो भी देखिए K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट बनता है, साथ में KNO2 और जल का अणु बनता है। क्लियर है? और जो ये K2MnO4 बना है, ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में जो MnO4 2- आयन होता है, ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाएगा, MnO4- MnO2 और 2H2। ठीक है, आगे देखिए दूसरा देखिए, Mn सेकेंड आयन के लवणों को पर ऑक्सो डाई सल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर भी परमैंगनेट बनता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या है, Mn सेकेंड आयन है। ठीक है, Mn सेकेंड आयन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, पर ऑक्सो डाई सल्फेट के साथ में, और देखिए क्या होगा, ये बन गया MnO4-, ये सल्फेट आयन और 16H+। ठीक है, आगे अब औद्योगिक विधि देखिए, KMnO4 का औद्योगिक उत्पादन पायरोलुसाइड यानी MnO2 से किया जाता है। इसके लिए पायरोलुसाइड को KOH के साथ संगलित करके वायु या KNO3 द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं। प्राप्त MnO4-, जिसमें Mn 6 अवस्था में है, 6 ऑक्सीकरण अवस्था में, आयन का क्षारीय माध्यम में वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण किया जाता है तो परमैंगनेट आयन प्राप्त होता है। आगे देखिए, देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, देखिए ये क्या है, पायरोलुसाइट है। ठीक है, MnO2 KOH या KNO3 के द्वारा जब इनकी अभिक्रिया करवाते हैं, यानी KOH के साथ या तो संगलन करवाते हैं या KNO3 के साथ ऑक्सीकरण, तो देखिए MnO4-, यानी मैग्नेट आयन बनता है। और देखिए जो मैग्नेट आयन है, क्षारीय माध्यम में इसका विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण करने पर MnO4- में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मैग्नेट आयन का ऑक्सीकरण क्लोरीन गैस द्वारा भी किया जा सकता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, जो मैग्नेट आयन है ना, उसका क्लोरीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण, और ये बन गया MnO4-, और 2Cl-। ठीक है, आगे देखिए भौतिक गुण देखिए, पहला पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में अल्प विलेय है लेकिन उच्च ताप पर विलेय है। दूसरा देखिए, इसका गलनांक 523 केल्विन होता है लेकिन यह 513 केल्विन ताप पर विघटित हो जाता है। आगे तीसरा देखिए, परमैंगनेट आयन प्रतिचुंबकीय होता है। देखिए बच्चों, परमैंगनेट आयन प्रतिचुंबकीय होता है जिसे 513 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह मैग्नेट आयन देता है जो कि अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे अब रासायनिक गुण देखिए, ताप का प्रभाव। देखिए बच्चों, KMnO4 को 513 केल्विन तक यानी इस ताप तक गर्म करने पर यह विघटित होकर पोटेशियम मैग्नेट तथा MnO2 देता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको 513 केल्विन तक गर्म करेंगे, ये बन गया पोटेशियम मैग्नेट और MnO2 और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, आगे
अब देखिए मैग्नेट तथा पर मैग्नेट आयनों की संरचना। अब देखिए बच्चों अब हम इनकी संरचना की बात करेंगे। देखिए मैग्नेट तथा पर मैग्नेट आयन चतुष्फलकीय होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के p कक्षक तथा मैग्नीज के d कक्षकों के मध्य अति व्यापन से पाई बंध बनता है। क्लियर है? आगे देखिए MnO4 2- तथा MnO4- में Mn पर sp3 संकरण होता है। MnO4 2- तथा MnO4- में Mn पर sp3 संकरण होता है। MnO4- की संरचना KClO4 के समान होती है। तो देखिए बच्चों मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन की संरचना देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों ये तो हमारा क्या है, मैग्नेट आयन है, हरे रंग का होता है और देखिए चतुष्फलकीय रूप से इसकी संरचना होती है। और ये हमारा देखिए पर मैग्नेट आयन है, ठीक है, नील लोहित चतुष्फलकीय जिसकी क्या होती है, संरचना होती है। तो देखिए बच्चों ये दोनों संरचनाएं आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। अब देखिए बच्चों KMnO4 की कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं निम्न है, यानी अब हम इसकी अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। पहला देखिए अम्लीय विलयन में, और इसमें क देखिए पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त होती है। तो देखिए ये क्या है, 10 आयन I- यानी आयोडाइड आयन के हैं, और ये देखिए 2MnO4- 16H+, ये क्या हो गया Mn2+, 8H2O, और ये क्या मुक्त हो गई, आयोडीन। क्लियर है? देखिए बच्चों अभिक्रिया को ध्यान से देखिए भाई किस तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है हमारे इसकी KMnO4 की। आगे देखिए दूसरी देखिए Fe2+ आयन हरा जो हरे रंग का होता है वो Fe3+ यानी पीला में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए Fe2+ है, इसकी अभिक्रिया MnO4- से हो रही है 8H+ में, तो ये हो गया Mn2+, 4 अणु जल के और 5 Fe3+। ठीक है, आगे देखिए दूसरा देखिए उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में। तो देखिए पहला देखिए इसमें आयोडाइड का आयोडेट में परिवर्तन। अब देखिए उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में क्या होता है, तो देखिए बच्चों MnO4- जल की उपस्थिति में आयोडाइड से जब अभिक्रिया करता है तो देखिए ये बन गया 2MnO2 और 2OH- और ये आयोडेट देखिए IO3- यानी आयोडेट बन गया। आगे देखिए दूसरा देखिए थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण। तो देखिए MnO4- है, ठीक है, H2O3 2- है और ये जल के साथ अभिक्रिया होगी, ये बन गया MnO2, ये बन गया सल्फेट आयन और 2OH-। क्लियर है? तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखिए KMnO4 के उपयोग, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए विश्लेषणात्मक रसायन में यानी आयतनीय विश्लेषण में, दूसरा देखिए कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में, तीसरा देखिए ऊनी सूती तथा सिल्क वस्त्रों एवं तेलों के विरंजीकरण में, चौथा देखिए जल के शोधन में, और पांचवा देखिए बेयर अभिकर्मक के रूप में। क्लियर है? तो देखिए बच्चों ये हो गए हमारे KMnO4 के उपयोग। और देखिए बच्चों आज हम लोगों ने जो डी ब्लॉक के तत्व है उनका, उनके गुणों का और उनके कुछ मुख्य यौगिकों का हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। और देखिए इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, KMnO4 के बारे में पढ़िए, K2Cr2O7 के बारे में पढ़िए और इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझिए। ठीक है? और देखिए बच्चों अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग F ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।